हेलो बच्चों। अब देखो, आज का जैसे आपको मालूम है कि मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव सर। और आज का जो लेक्चर है बेटा क्लास 12 के तीसरे चैप्टर पे, जिसका नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 1 लेक्चर 2 मैंने इसके पहले सॉल्व कर दिया है। लेक्चर 3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी जो एनसीईआरटी के 12 का है, उसमें 11 क्वेश्चन हैं टोटल। आज उन 11 क्वेश्चन कैसे कैसे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस, उनको हमको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा। आपको मालूम है कि आज का जो डेट है वह 5 मई है। 5 मई 2020 है। और आज के दिन नीट का क्या है और जेई का डेट डिसाइड हो गया है। 26 जुलाई को क्या जेई नीट होना है और उसके पहले आपका जेई का एग्जामिनेशन होगा। तो बेटा अपना कमर कस के तैयार हो जाइए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अब जो भी आपने सो लिया, जो आपने इधर उधर रो लिया, वो छोड़ दीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। एग्जामिनेशन होगा, ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन नहीं होगा, तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए। इसी चीज़ को देखते हुए बेटा क्या है, इस पे और भी चीज़ें क्या है, और भी क्लासेज की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अभी तो कोचिंग खुलेगी नहीं, तो और भी क्लासेज की फ्रीक्वेंसी हम क्या है यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन यूट्यूब के चैनल के माध्यम से क्या है हम उस पर क्या है बढ़ाएंगे। अब जैसे कल मॉर्निंग में 6 बजे मतलब 6 मई 2020 से मॉर्निंग में 6 बजे से 6 से 7:15 तक मॉडर्न फिजिक्स में स्टार्ट करूँगा। मॉडर्न फिजिक्स मॉर्निंग में 6 बजे से लेके 7:15 तक। तो जो यूट्यूब के ऑनलाइन यूट्यूब का जो गो लाइव चैनल होता है उसके थ्रू होगा। तो जो भी बच्चे उसमें कनेक्ट होंगे, जो अपने कोचिंग के बच्चे हैं, उनको लिंक भेज दिया जाएगा और 6 बजे वो बच्चे अपना क्या है कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा। तो कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर उस चीज़ को हम लोग क्या है आगे कंटिन्यू करेंगे। अब समय बर्बाद ना किया जाए, 11 क्वेश्चनों को देखते हुए उनको डिस्कस कर लिया जाए। अब देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भयभीत होने का नहीं हो, उसमें खूब बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखा रहता है, लेकिन अगर एक एक ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो बड़ा आसान होगा। कुछ क्वेश्चन 1 ऑप्शन वाले होते हैं, कुछ मोर देन 1 ऑप्शन वाले होते हैं। अभी 1 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। यहाँ मैंने 4 क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, पहले 4 क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। 3.1 पहला क्वेश्चन है, ये देखिए 3.1 पहला क्वेश्चन है। ध्यान से इधर की तरफ। कंसिडर ए करंट कैरिंग ए शेप ऑफ ए सर्कल। ठीक है, मतलब करंट कैरिंग वायर इन शेप ऑफ ए सर्कल। इतने दूर में मैं सोल्यूशन कर दूंगा, कोई बहुत बड़ा नहीं है ये। देखिए ये करंट कैरिंग वायर है जो आपका क्या है सर्कुलर शेप में। क्या करा, कंसीडर ए करंट कैरिंग इन शेप ऑफ ए सर्कल। नोट देन एज द करंट प्रोग्रेसेस अलोंग वायर द डायरेक्शन ऑफ जे, मतलब करंट डेंसिटी चेंज इन एन एग्जैक्ट मैनर। मतलब करंट तो आपका क्या है इस वायर के अलोंग है। देखो जो क्वेश्चन कहा है अभी, आप कई लोग होते हैं बच्चे उसको पढ़ते ही नहीं, देख के डर के भाग जाएंगे। मेरे पास कितने बच्चे लेके आते हैं, कहते हैं सर ये क्वेश्चन, सर ये देखिए। सर बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, जिस दिन मैं कहता हूँ, जिस दिन बुस्ट करता हूँ एनसीईआरटी लगाइए उस दिन एक दिन ही जिस दिन कहेंगे एनसीईआरटी लगाने के लिए, अगले दिन क्या है सब पहला प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम, तीसरा प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन बेटा जब ध्यान से आप थियरी पढ़ेंगे और उसका अप्लाई करेंगे तो ये समझ में आएगा। कह रहा है कि करेंट शेप ऑफ ए सर्कल, करंट प्रोग्रेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जे चेंज इन एग्जैक्ट मैनर। मतलब करंट डेंसिटी जो है करंट डेंसिटी वह चेंज हो रहा है इन एग्जैक्ट मैनर। करंट डेंसिटी चेंज हो रहा है। आई रिमेन्स अनअफेक्टेड। आई तो रिमेन रहेगा ही। ठीक है, आई तो हमेशा क्या है रिमेन रहेगा। दैट इज एसेंशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एज। मतलब वो जो सर्कुलर वायर है उसमें जो करंट डेंसिटी जो चेंज हो रही है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। पहला चीज कह रहा है सोर्स ऑफ ईएमएफ। क्या सोर्स ऑफ ईएमएफ करंट डेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। यहां सोर्स ऑफ ईएमएफ कैसा, जब करंट सेम है तो कैसा सोर्स ऑफ ईएमएफ होगा, सोर्स ऑफ ईएमएफ तो रिस्पॉन्सिबल होगा नहीं। तो ये जो पहला ऑप्शन कह रहा है सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं, जब करंट सेम है तो सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ वायर।
आप जानते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है, जैसे करंट कैरिंग वायर होता है, ये देखिए करंट कैरिंग वायर, तो करंट कैरिंग वायर अगर बैटरी से कनेक्ट है तो पॉजिटिव है निगेटिव है, ये पॉजिटिव सिरा है, ये निगेटिव सिरा है। तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव सिरा है तो इलेक्ट्रॉन सारे किधर की तरफ, या ऐसे अभी आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वह हायर पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल तक होता है। बताइए, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागता है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी वह हायर पोटेंशियल से लेकर, ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। देखिए वायर के अंदर होगा, वायर के बाहर नहीं। हाँ, अंदर सरफेस पे हो सकता है, अंदर सरफेस पे हो सकता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, ये डायरेक्शन होगा। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ठीक है भाई, देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो गया। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, हायर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल तक इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो गया। तो अब ये बताओ, जब सीधा वायर होगा तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, बोलो बोलो बोलो। लेकिन ये बताओ जब सर्कुलर वायर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, टेंजेंशियली होगी। यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे होगी। यहां पर इसकी वायर के अंदर ही यहां पे कैसे होगी, ऐसे होगी, टेंजेंशियली होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पे कैसे होगी, ऐसे होगी, टेंजेंशियली होगी। यहां पे कैसे होगी, टेंजेंशियली होगी। बताइए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं, मतलब वायर में टेंजेंशियली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब ये बताइए J इक्वल टू क्या होता है, बोलो J इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई। क्यों, ये फार्मूला याद आया, करो फार्मूले की रटाई तब शुरू होगी पढ़ाई। ये ध्यान देना, करो फार्मूले की रटाई। फार्मूला ही आपको मैक्सिमम कंपटीशन तक पहुंचा देगा, ठीक है, मतलब सेलेक्ट करा देगा। अच्छी रैंक के लिए थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, और भाई आप लोग लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं, बहुत दिमाग वाले हो, बस सही जगह दिमाग लगाओ। तो J इक्वल टू सिग्मा ई। तो देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल रही है। तो अब बताओ बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल रही है तो क्या J चेंज होगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये जो कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ J चेंज, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द क्या वायर। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रही है वह करंट डेंसिटी के चेंज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, समझ में। जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रही है वह करंट डेंसिटी के चेंज होने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो हम क्या बी वाले पे टिक करना पसंद करेंगे, क्यों नहीं पसंद करेंगे, ठीक है। और सी क्या है, सी द चार्ज जस्ट बिहाइंड ए गिवन ए सेगमेंट ऑफ वायर विच पुश देम जस्ट राइट वे बाय रिपल्सन। ऐसा कुछ नहीं है, चार्ज भैया आराम से फ्लो करेगा, कोई पुशी पुसा नहीं करेगा, ठीक है। तो सी गलत है। डी क्या करा है, डी क्या करा, द चार्ज अहेड, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि चार्ज अहेड वेड है, पीछे पीछे है, आगे आगे है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऐसा हो रहा है, J इक्वल टू सिग्मा ई के कारण। तो देखिए लगा इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन सोल्यूशन क्या हो गया, सिर्फ एक लाइन में हो गया। यही एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के यही शॉर्ट आंसर टाइप उनके लगाइए, लॉन्ग आंसर ना लगा पाइए तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लगाइए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लगाइए, और क्या है ऑब्जेक्टिव पे लगाइए। ऐसे अभी हमारे लिए 3 महीने का समय है, अरे भाई मई चल रहा, जून चल रहा, जुलाई, लगभग 3 महीने का समय है, नहीं 3 महीना तो भी 2.5 महीने का समय है। तो मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ों को धीरे धीरे, अभी तक कल और आज में मैंने 3 चैप्टर बनाए हैं, ठीक है, पर बजरंगबली की कृपा रहेगी तो मैं क्या है बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट क्या है उन सब चीज़ों को बनाऊंगा। घर पे क्या है उसको पढ़ते रहिए, घर पे आप देखते रहिए, ठीक है, और आपको बेनिफिट मिलेगा। वो सारे एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम जो भी आपको दिक्कत होती हैं उनको मैं पूरे फिजिक्स का सॉल्व करके बता दूंगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम पहले को मिटाते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में आया ना, इतनी जगह में मैंने सॉल्व कर दिया। अब देखिए पहले को हम मिटाते हैं और इसी जगह में हम दूसरे क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए पहले को मिटाते हैं, देखिएगा नीचे भी क्वेश्चन है। अब दूसरे क्वेश्चन को जरा हम इसी पे सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तो जेईई और नीट में बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, डायरेक्ट पूछा है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो दूसरा क्वेश्चन है 3.2 है, ठीक है। मैथमेटिक्स को चेंज करके, कॉन्सेप्ट है ये, मैथमेटिक्स को चेंज करके खूब क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या करा है, 2 बैटरियां दी गई हैं जिनका ईएमएफ E1 और E2 है, और इनके इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन। ये देखिए पैरेलल एज शोन कनेक्ट है। तो कह रहा कि इनका जो इक्विवेलेंट होगा, इनका जो इक्विवेलेंट होगा वह E1 से छोटा होगा, E1 प्लस E2 के बराबर होगा,
ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ R1 R2 होगा या इक्विवेलेंट जो इनका ईएमएफ होगा वह E1 और E2 के बीच में होगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पे, और मैं इसका अगल बगल का थोड़ा थियरी भी आपको बता दूंगा कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखिए, ये ईएमएफ जो दिया गया है वह E1 दिया गया है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 दिया है, और ये जो ईएमएफ दिया है वह E2 दिया है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 दिया है। और ये क्या है, ये कहीं बाहर मिलकर करंट भेज रहे हैं। ये देखिए, कहीं बाहर मिलकर करंट भेज रहे हैं। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। ठीक है भाई, ये बाहर करंट भेज रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि ए और बी के बीच का आपको क्या है, नेट ईएमएफ निकालना है। नेट ईएमएफ निकालना है। तो बेटा नेट ईएमएफ निकालना है, तो नेट ईएमएफ के लिए क्या हो जाएगा, देखिए ए और बी के बीच में सबसे पहले इनका और इनका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। ये बताइए, इनका और इनका इंटरनल ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ये देखिए R इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, सही है, पैरेलल में है। अब ये देखिए, यहां से मान लीजिए करंट कितना आ रहा है, I1, ये क्या आएगा E1 अपॉन R1, और यहां से करंट जो आएगा वह I2 इक्वल टू E2 अपॉन क्या आएगा, R2 आएगा। ये देखिए करंट आएगा, क्यों, ये तो करंट होगा E1 अपॉन R1 और I2 कितना हो जाएगा, E2 अपॉन R2। तो ये बताओ नेट करंट कितना हो जाएगा। जो नेट करंट होगा वह E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 होगा, या I नेट इक्वल टू क्या होगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये बताइए नेट करंट हो गया, यही तो नेट करंट हो गया। दोनों मिलकर इसमें नेट करंट देंगे। ठीक, याद रखिएगा, ये केस नहीं है कि इसी में आपस में ही करंट आ रहा है। ये कौन सा केस है, दोनों मिलकर बाहर कहीं करंट दे रहे हैं, दोनों मिलकर कहीं बाहर करंट दे रहे हैं। तो नेट करंट कितना हो गया, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस क्या हो गया, R2। अब हमको इसका नेट ईएमएफ बताना है। नेट ईएमएफ, ये देखो इसका नेट ईएमएफ या इक्विवेलेंट भी इसको कह सकते हैं। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, I नेट इंटू R नेट हो जाएगा। क्यों, R नेट है कि नहीं, R नेट है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, I नेट इंटू R नेट हो जाएगा। ये देखिए I नेट इंटू R नेट हो जाएगा। अब बताइए E इक्विवेलेंट I नेट कितना है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और ये देखिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये देखिए कैंसिल हो गया। या ये देखिए इक्विवेलेंट कितना आया, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। कई बार तो खाली इसी को ही पूछा है। बताइए क्या इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया कि नहीं। तो ये देखिए इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये देखिए नेट ईएमएफ हो गया जब इसका प्लस और प्लस ये कनेक्ट है। अब देखो बेटा, ऐसा कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें जो नेट ईएमएफ होगा हमेशा E1 और E2 के बीच में होगा। जैसे कोई भी मैथ्स का आप एक प्रॉब्लम ले लीजिए, मैथ्स का प्रॉब्लम लेने का मतलब क्या है, उसमें कुछ भी अगर ऐसा आएगा तो याद रखिएगा जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, ये पहली बात R1 और R2 पे तो डिपेंड कर रहा है। तो ये जो भाई साहब लिखे हैं कि इक्विवेलेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R1 R2, बताइए क्या सही है। फिर ये भाई साहब लिखे हैं इक्विवेलेंट इज E1 प्लस E2 ऑलवेज। अच्छा, क्या E1 प्लस E2 है, नहीं, ऐसा नहीं है। और इस क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि E2 इज ग्रेटर देन E1 है। तो E2 इज ग्रेटर देन E1 है, तो जरा इसका एक एग्जांपल कर लिया जाए। हम R1 को 1 ओम ले लें, R2 को 2 ओम ले लें, E1 को 1 वोल्ट ले लें और E2 को 2 वोल्ट ले लें। देखिएगा, R1 को 1 ओम ले लें, R2 को 2 ओम ले लें, E1 को 1 वोल्ट ले लें, E2 को 2। देखते हैं इक्विवेलेंट कितना आता है। चलिए रखें, देख रहे हैं आप लोगों को, सभी लोगों को इक्विवेलेंट। E1 कितना होगा 1, R2 कितना होगा 2, E2 कितना होगा E2 2, R1 कितना है 1 अपॉन R1 प्लस R2 कितना है 2 और 1 कितना 3, 2 2 4, 4 अपॉन 3 1.33। बताइए 4 अपॉन 3 1 क्या हो गया 33 हो गया। अब ये बताइए 1.33 क्या है, 1.33 1 से ज्यादा है और 2 से कम है, तो इसका मतलब कौन सही है। द इक्विवेलेंट ईएमएफ
क्या ऑफ टू सेल इज बिटवीन E1 एंड E2 क्या होगा, इक्विवेलेंट E2 से कम और E1 से ज्यादा। ओके, आपने देखा हमने E1 को क्या लिया 1 लिया, E2 को 2 लिया, ऐसे लिया रखा तो वैल्यू देखिए 1.33 आई। ये 2 से कम है और 1 से क्या ज्यादा, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या है E1 और E2 के बीच में लग रहा है कि नहीं। तो क्या हम पहले ऑप्शन को टिक करना पसंद करेंगे, बाकी 3 को हम गलत करेंगे कि नहीं। भाई पहले ऑप्शन को टिक करेंगे, बाकी 3 को हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो ये बेटा ये ध्यान रखे रहिएगा कि अगर इस तरह का कहीं भी कॉम्बिनेशन होगा तो ये चीज होगी। इसी में एक और बात को मैं बता दूं, जैसे सेलों का अगर कॉम्बिनेशन इस तरह से चेंज होता है, मतलब सेल की पोलैरिटी अगर चेंज होती है, तो उसको मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, वो भी हो सकता है इस साल बने भी क्वेश्चन इस पे बेटा, डायरेक्ट बता दे रहा हूं इस पे क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए ये E1 हो गया, R1 हो गया, प्लस है माइनस है, ये ऐसे हो गया, ये देखिए ये R2 हो गया, माइनस है प्लस है, ये E2 है, और ये दोनों मिलकर इधर की तरफ करंट दे रहे हैं। देखिए पोलैरिटी चेंज हो गई कि नहीं, प्लस माइनस। अब यहां पे अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे R नेट, तो ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाता है। और अगर इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछे, बेटा याद रखना इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछे, तो इसको भी अगर यहां से सॉल्व करेंगे, इसका जो ई नेट ईएमएफ होगा E1 R2 डिफरेंस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ध्यान दीजिएगा, इसका जो नेट ईएमएफ होगा E1 R2 डिफरेंस E2 R1 अपॉन R1 प्लस क्या होगा, R2 होगा। मतलब इसका जो ई नेट है वह E1 R2 डिफरेंस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये इसका नेट ईएमएफ हो जाएगा। क्यों, क्लियर? तो क्या दूसरा प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझिए बेटा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लगाइए, देखिएगा बहुत क्वेश्चन मिलेगा। 26 जुलाई के बाद जब आप एग्जामिनेशन दे के लौटेंगे तो कहेंगे कि सर आपने सही कहा था फिजिक्स के लिए। ठीक है, फिर आए हुए पुराने क्वेश्चन लगाइए, पुराने क्वेश्चनों को भी मैं क्या है डिस्कस करूंगा। ठीक है, सब धीरे धीरे चीज़ों को क्या है, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ धीरे धीरे चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, चिंता मत करिए, घबराइए मत, बस पढ़ते रहिए आप लोग। ये 2 क्वेश्चन हो गए, इनको मिटाते हैं। अब नीचे के ये देखिए 2 क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए हैं, नीचे के 2 क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाए। चलिए आ जाइए। ये देखिए थोड़ा छोटा लिखा है लेकिन कोई बात नहीं। अब इनको देखिए ध्यान से, ये क्या कर रहा है कि द रेजिस्टेंस R इज टू बी मेजर्ड यूजिंग ए मीटर ब्रिज। स्टूडेंट चूज द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस यस टू बी 100 ओम। He find the null point at L1 equal to 2.9 centimeter. He is told to attempt to improve accuracy. Which of the following is useful? ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा मीटर ब्रिज का डायग्राम बना लें। बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और देखिए जब हमको बनाने में समय नहीं लग रहा तो आप लोग भी आलस से मत करिएगा। सबसे बड़ा अगर शत्रु मनुष्य का कोई है तो उसका आलस्य है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए बेटा, ऐसे इस तरह से ये हो गया, यहां पर ये R दिया गया है, ये देखिए R, और ये अननोन रेजिस्टेंस यस दिया है, और इसी में ये आपका देखिए बैटरी की सब दिया है, यहीं एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके और ये जो पीछे लगाया है। इसको L1 इक्वल टू कितना कह रहा है, L1 इक्वल टू क्या कह रहा है, 2.9 सेंटीमीटर, 2.9 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको बेटा क्या कर रहा है, ये बताइए पूरा 100 सेंटीमीटर का होता है, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 2.9 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा ये तो होगा, तो कह रहा है क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि द रेजिस्टेंस R इज टू बी मेजर्ड यूजिंग ए मीटर ब्रिज, जहां यस को 100 मेजर कर रहा है, यस को 100 मेजर कर रहा है, इसको 100 मेजर कर रहा है। ठीक है, और कह रहा है टोल्ड टू अटेम्प्ट टू इंप्रूव एक्यूरेसी, और इसमें क्या आ रहा है, इसके मेजरमेंट में एक्यूरेसी आ रही है, कमियां आ रही हैं, गलतियां आ रही हैं। अब उस कमी को कैसे दूर करेगा, कमी को कैसे दूर करेगा? पहला ऑप्शन कर रहा है शुड मेजर L1 मोर एक्यूरेटली,
मतलब कह रहा है ही शुड मेजर, वह L1 को खूब एक्यूरेट मेजर करे, एकदम अखिया उखिया एकदम धसा के इसे मेजर करे इसे, यहाँ सही है पहला चीज। दूसरा कह रहा है शुड चार्ज S2 1000 ओम एंड रिपीट एक्सपेरिमेंट, मतलब यस को 1000 ओम कर दे, 1000 ओम कर दे और वह एक्सपेरिमेंट को रिपीट करता रहे, बार बार रिपीट करे, कई बार करे। ठीक है, जानते हैं कि ठीक है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ता है तो एरर की पॉसिबिलिटी घटती है। तो आप लोग भी एक मूल मंत्र, एक मंत्र है बहुत बड़ा, ले लीजिएगा, जितना ही आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपको गलत करने की क्या है पॉसिबिलिटी क्या है कम होगी। पिछले साल अगर आपने क्वेश्चन दिया 180 और जिसमें आपके 80 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। रिवीजन करेंगे तो इस साल 80 नहीं, इस साल 20 क्वेश्चन गलत होगा, 10 क्वेश्चन गलत होगा, और हो सकता है कि भाई अगर हमारी बात आपने सही से सुन ली हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं गलत हो, 720 में 720 आपका नंबर हो सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता भाई, कुछ भी कोई भी कर सकता है जो सुनना होगा वीडियो। तो भाई ये आर हो गया और ये यस है। L1 2.9, 100 माइनस क्या, ये 2.9। तो दूसरा कह रहे हैं कि अगर यस को 1000 कर दिया जाए और बार बार रिपीट किया जाए तो क्या है, कोई भी क्या है एक्यूरेसी नहीं होगी। तो तीसरा कह रहा है he should change यस टू 3 ओम एंड रिपीट एक्सपेरिमेंट, मतलब यस को 3 ओम कर दिया जाए और बार बार रिपीट कर दिया जाए एक्सपेरिमेंट को, तो कोई एक्यूरेसी नहीं होगी। और चौथा ऑप्शन कह रहा है he should give up hope of a ठीक है मोर एक्यूरेट मेजरमेंट विद मेटर ब्रेक, मतलब वो क्या करे, वो आशा ही छोड़ दे। ठीक है कि भैया क्या है कि हम बहुत बढ़िया और बहुत पक्का एकदम एक्सपेरिमेंट हम मोर मीटर बेस से कर सकते हैं। तो नहीं भैया, हम आशा को नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, होप नहीं छोड़ सकते हैं, अपनी होप नहीं छोड़ सकते हैं। तो आइए चलिए क्या है, अब क्या सिद्धांत है, आपने अब सोचोगे कि क्या कैसे सर बताएंगे, तो हम कहीं से बताएंगे नहीं, आपकी किताब में ही, चाहे कुमार मित्तल है, चाहे एस.सी. वर्मा आपने पढ़ा होगा, चाहे NCERT पढ़ा होगा, उसमें एक लाइन लिखी है, बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि रेजिस्टेंस अगर सेम ऑर्डर के होते हैं, रेजिस्टेंस अगर सेम ऑर्डर के होते हैं तो भैया वह मोस्ट सेंसिटिव, मोस्ट एक्यूरेट होता है। अच्छा, सही बात है कि नहीं, पढ़ा नहीं इसको, कि अगर रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर का, ये लाइन NCERT में, कुमार मित्तल में, प्रदीप में, ठीक है, ऐसा लरोड़ा में, सब में लिखा हुआ है कि अगर क्या होता है सेम ऑर्डर के रेजिस्टेंस होते हैं और एक्सपेरिमेंट को बार बार किया जाए तो रिपीट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बेटा इस एक्सपेरिमेंट से जो आर की वैल्यू आए, वही अगर यस की भी वैल्यू आती है, जो आर की वैल्यू आए वही अगर यस की वैल्यू भी आती है, तो याद रखिए वो मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग होगी, सबसे अच्छी रीडिंग होगी। तो चलिए जो आर की वैल्यू आती है उसी को यस की भी वैल्यू देखते हैं क्या आती है। अब देखिए आर बाई यस, ये जानते हैं आप व्हीटस्टोन ब्रिज पे रहता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, आर बाई यस इक्वल टू क्या, 2.9 अपॉन 100 माइनस 2.9। चलिए आर कितना है, आर है, यस कितना है, 100 है, 2.9 है, 100 में से जरा 2.9 निकालेंगे कितना आएगा। ठीक है, 100 में से अगर आप 2.9 निकालते हैं तो बताइए कितना आएगा, 97.1 आ रहा है, बहुत सही, 97.1 बोले भाई, 97.1 आ रहा है। और ये आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 2.9 अपॉन 97.1। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये कितना हो जाएगा, इससे अगर मल्टीप्लाई होगा 290 होगा, 9 3 27, ठीक है, लगभग 3, मतलब ये 3 आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है, 3। देखिए 3 ओम आ जा रहा है कि नहीं भाई। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल टू कितना आएगा, 3 ओम। तो इसका मतलब आर, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 ओम हो गई। तो हम इसको ना सही से देखें, इसको ना सही से देखें, इसको ना सही से देखें, अगर हम क्या करते हैं, यस का भी ऑर्डर अगर इतना ही कर दें, 3 ओम कर दें, क्या करते हैं, 3 ओम कर दें, तो यहाँ और बार बार एक्सपेरिमेंट करें, तो याद रखिए मीटर बीच की एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी। तो बताओ इसका सोल्यूशन हमने कहां से निकाला, NCERT से ही निकाला। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम ऑर्डर देन देयर इज नो एक्यूरेसी एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीट बारंबार। ठीक है, तो ये आर की वैल्यू कितनी हो गई, 3 ओम हो गई। ओके, आर की वैल्यू 3 ओम। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन पर टिक करना पसंद करोगे भाई, इट शुड, ठीक है, चेंज यस टू 3 ओम एंड रिपीट एक्सपेरिमेंट, यानी सी वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। बाकी ए, बी और डी जो है वह गलत होगा, सी वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे, ही शुड चेंज यस टू 3 ओम, यानी यस को 3 ओम हम चेंज करेंगे। क्लियर।
ठीक, तो ये 3.3 का सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग 3.4 का सोल्यूशन चलते हैं। चलिए भाई 3.4 का सोल्यूशन देखो भाई 3.4 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। 3.4 टू सेल्स ऑफ ईएमएफ अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट एंड 10 वोल्ट आर बी एक्यूरेटली कंपेयर्ड यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर ऑफ लेंथ 400 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा कि दो गो सेल हैं भैया, कैसे 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 बना होगा, जरा पोटेंशियोमीटर का चित्र बनाइए। ये होता है पोटेंशियोमीटर का सोर्स सेल, सोर्स सेल होता है। ये मान लीजिए रियोस्टेट हो गया। ये होता है पोटेंशियोमीटर का वायर तार, ये 400 सेंटीमीटर वायर, और इस तरह से ये सेलों का कंपेयर होता है। ये देखिए सेलों का कंपेयर, ये की लगा होता है, ये की K2 लगा होता है, ये गैलोमीटर लगा होता है। देखिए सब आप जानते हैं, लेकिन तब भी आप भागते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा केयर करेंगे, थोड़ा मेरे साथ चलेंगे, ठीक है, तो आप मंजिल तक पहुंचेंगे। हमको भी बड़ा आनंद आएगा कि हम भी देश सेवा में कुछ योगदान दे रहे हैं। कुछ लोग सुन के क्या है, ठीक है, एक बहुत बड़ा डॉक्टर आईटीएंस बन रहे हैं। तो ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, और ये सोर्स सेल है। ये सोर्स सेल होता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये रियोस्टेट होता है, और ये तार है, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर का है। और जो अननोन सेल मेजर किए जा रहे हैं वो 10 वोल्ट और 5 वोल्ट के हैं। ये तो कहा जा रहा है कि तब इसमें क्या सही होगा, कि मतलब कौन सा सही होगा अगर ये चीज किया जा रहा है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये सोर्स सेल कितने का हो कि सही मेजरमेंट हो। तो कुछ बातें हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए ईएमएफ ऑफ सोर्स सेल ऑलवेज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। बोलो क्या? ईएमएफ ऑफ सोर्स सेल इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। हर किताब में लिखा है, ठीक है। अगर बा या गुरु अगर शिष्य से, ठीक है, यानी मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, एक तरह से टीचर हूं, अगर मान लीजिए मेरा थोड़ा सा भी नॉलेज आपसे अगर ज़्यादा नहीं होगा तो भैया आप लोग खुद हमको पढ़ाने लगेंगे। बताइए पढ़ाने लगेंगे कि नहीं? तो उसी तरह से सोर्स सेल भी है। सोर्स सेल क्या है? टीचर, और ये दोनों क्या है? स्टूडेंट। तो बोलो टीचर का नॉलेज स्टूडेंट के नॉलेज से थोड़ा ज़्यादा हो, ना बहुत ना ज़्यादा हो, लेकिन थोड़ा सा तो ज़्यादा हो, ठीक है, तभी तो काम करेगा। नहीं तो क्या आएगा? कमियाँ। कहोगे कि ये मास्टर साहब ऐसे पढ़ाते हैं, गुरुजी ऐसे पढ़ाते हैं, कहोगे कि नहीं, तो तुरंत पता चल गया कि नहीं कि सोर्स सेल का ईएमएफ ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, तभी जाके एक्यूरेट रीडिंग देगा। और भी कई चीजें हैं। इन दोनों सेलों का टर्मिनल देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव, और इसका पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट ए से कनेक्ट होना चाहिए। तीनों का या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो तीनों का नेगेटिव पॉइंट ए से कनेक्ट होना चाहिए। अब ये नहीं कि इसका पॉजिटिव हो और इनका नेगेटिव कनेक्ट हो, तो भी एक्यूरेट रीडिंग नहीं आती है। और इस AB का रेजिस्टेंस हमेशा इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। मतलब आइदर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल कनेक्टेड टू पॉइंट ए और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल कनेक्टेड टू पॉइंट ए। या तो तीनों सेलवा का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा या तो तीनों सेल का नेगेटिव टर्मिनल पॉइंट ए से कनेक्ट होगा। और तीसरा पॉइंट, AB का रेजिस्टेंस हमेशा इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए। अगर इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट की मात्रा ज्यादा होकर इसके वायर को क्या है, वह जला देगा। तो इसीलिए AB का रेजिस्टेंस हमेशा R से कम होना चाहिए। चलिए हमारा एक लाइन का सोल्यूशन है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो आपने समझ लिया टीचर का नॉलेज क्या होना चाहिए, स्टूडेंट के नॉलेज से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके क्या है वह काम कर पाएगा, नहीं तो हमेशा उसमें कमियां निकलेंगी। तो वही कह रहा है कि टू सेल्स ऑफ ईएमएफ अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट एंड 10 वोल्ट आर टू बी एक्यूरेटली कंपेयर्ड यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर ऑफ 400 सेंटीमीटर। तो क्या कहा जा रहा है? बैटरी दैट रन्स द पोटेंशियोमीटर शुड हैव 8 वोल्ट। बताइए 8 वोल्ट होगा? टीचर साहब देखिए 8 से 5 10 से कम हो जा रहे हैं, 10 से कम हो जा रहे हैं ना, ठीक है, ये देखिए 10 से कम, तो ये वाला गलत है। फिर बी क्या कह रहा है? बैटरी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन हैव ए वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट and are adjusted so that the potentiometer drop across the wire slightly exceeds 10 volt। सही बात है कि मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए वह इस 10 वोल्ट से क्या है, एक्सीड्स कर सके।
तो इसके लिए इसका मतलब क्या होना चाहिए, सोर्स सेल मतलब पोटेंशियोमीटर की जो बैटरी होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए, 15 वोल्ट से क्या है, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए 15 वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, बैटरी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो भैया एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सभी लोग रखे होंगे, उसमें भी देख लीजिएगा, साथ साथ जब भी पढ़िए तो उसको रखे रहिए। ठीक है, have a voltage of 15 and are adjusted so that the potentiometer drop across the wire slightly exceeds 10 volt। इसका मतलब ये 15 वोल्ट का होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके ये पॉसिबल होगा, नहीं तो एक्यूरेसी नहीं होगी। इसलिए बी सही। सी क्या करा है, फर्स्ट पोर्शन ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ वायर itself should have a potential drop of 10 volt। ठीक है, नहीं ये सब नहीं है। डी कह रहा है पोटेंशियोमीटर यूजुअली यूज फॉर द कंपेयरिंग द रेजिस्टेंस नॉट वोल्टेज। अच्छा, पोटेंशियोमीटर रेजिस्टेंस का कंपेयर करता है, वोल्टेज का नहीं कंपेयर कर रहा है। नहीं भाई, ये वोल्टेज का भी कर लेगा, रेजिस्टेंस का भी कंपेयर कर लेगा, किसी सेल के अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस को भी डिटरमाइन कर लेगा, सारा काम कर लेगा। तो इसीलिए ये डी वाला क्या है, गलत है। ठीक है भाई, तो ये 3.4 क्वेश्चन हो गया। अब 3.5 की तरफ चलते हैं। चलो भाई, अब 3.5 पे आ जाओ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि मेटल रॉड है जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है, उसका रेक्टेंगुलर फेस है। तो जरा मैं फेस बना रहा हूँ, उस फेस को जरा ध्यान दीजिएगा। ये रेक्टेंगुलर फेस है, इस तरह से मैं फेस बना रहा हूँ। ये देखिए ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ये 10 सेंटीमीटर का है और 1 सेंटीमीटर ये है और आधा सेंटीमीटर ये है, ऐसे दिया गया है। तो कहा जा रहा है कनेक्टेड ए बैटरी अक्रॉस द अपोजिट फेस, मतलब बैटरी कनेक्ट है। बैटरी कैसे भी कनेक्ट हो सकती है, यहाँ कनेक्ट हो सकती है, यहाँ कनेक्ट हो सकती है, इधर 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 कनेक्ट हो सकती है। तो कह रहा किस केस में रेजिस्टेंस मैक्सिमम है। तो आपको बच्चों पता होगा किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है R = ρL/A होता है। R = ρL/A होता है। ठीक है, R = ρL/A होता है। ये देखिए रेजिस्टेंस होता है, जिसमें एरिया सबसे कम आएगा, एरिया जिसमें सबसे कम आएगा और उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगा। बोलो भाई सही है कि नहीं। तो हमको ये देखना है कि सबसे कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कैसे कनेक्ट है। जैसे देख लीजिए इस तरह से, ये मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। देखो यही है, ये मतलब ऐसे तार कनेक्ट है, देखो ऐसे तार कनेक्ट है, या तो ऐसे तार कनेक्ट हो सकता है, ये देखो ऐसे कनेक्ट हो सकता है, या तो ऐसे बेटा कनेक्ट हो सकता है, ऐसे कनेक्ट हो सकता है तार, इस तरह से दिया गया है, या तो ऐसे कनेक्ट हो सकता है। तो यहां पर देखिए जो सबसे कम एरिया होगा, सबसे कम एरिया होगा, तो बेटा सबसे कम एरिया इसमें कौन है? अरे 10 × 1 10 होता है, 10/2 5 होता है, 1 × हाफ होता है। इसका मतलब अगर 1 सेंटीमीटर × 1/2 सेंटीमीटर, मतलब इनके बीच में अगर तार कनेक्ट है, ये देखिए RAB, इनके बीच में अगर तार कनेक्ट है, यल कितना होगा? 10 सेंटीमीटर अपॉन क्या हो जाएगा भाई? 1 सेंटीमीटर × 1/2 सेंटीमीटर। तो बताइए सबसे कम एरिया आ रही है, अगर सबसे कम एरिया आ रही है तो बताइए क्या इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि नहीं? तो बोलो इसमें कौन सा सही होगा? डी गलत है, सी गलत है, डी का सेम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जिसका एरिया कम होगा उसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये हो गया हमारा 3.5 क्वेश्चन। अब 3.6 पे चलते हैं। चलो भाई अब देखो 3.6 और 3.7 ये दो क्वेश्चन हैं, दोनों थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और ये 3.6 वाला IIT में भी आया है, JEE में भी आया है, नीट में भी आया था रिसेंटली। ठीक है, फिर हो सकता है भविष्य में पूछा जाए। Which of the following characteristics of electrons determine of the current in conductor? मतलब कौन सा कैरेक्टर जो है इलेक्ट्रॉन का, कौन सा कैरेक्टर जो है इलेक्ट्रॉन का, वह क्या डिटरमाइन करा करंट इन कंडक्टर? कौन सा कैरेक्टर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोन, थर्मल वेलोसिटी अलोन, बोथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड थर्मल वेलोसिटी, नाइदर ड्रिफ्ट नॉट थर्मल।
चलिए फार्मूला तो सबको याद होगा, करो फार्मूले की रटाई तब शुरू होगी पढ़ाई। करंट क्या होता है जरा बताइए तो, NeABD। जहां करंट हो गया, N क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, ए एरिया हो गया, BD ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। तो ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रहा है, थर्मल वेलोसिटी कहाँ आ रहा है? तो इसका मतलब करंट के किस कैरेक्टर कौन कौन बताता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। कौन सा ऑप्शन होगा? सिर्फ पहला होगा। ठीक, फिर 3.7 देखिए, ये मोर देन ऑप्शन यहां से शुरू होता है, मोर देन वन ऑप्शन। यहां तक अभी तक वो वन ऑप्शन ही सही था 3.6 तक। अब आपके 5 क्वेश्चन 7 से लेके 11 क्वेश्चन तक आपके मोर देन वन ऑप्शन सही हैं। तो ये 3.7 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ही आया है कि किरचॉफ्स लॉ किस पे बेस्ड है। सभी लोग आप लोग जानते हैं कि किरचॉफ्स लॉ जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो भी कर लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल जो भी कर लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट एक ही चीज है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे भी बेस्ड है। फिर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, एनर्जी पे भी बेस्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल पे, जैसे पोटेंशियल का सम, ठीक है, पे भी बेस्ड है आपका। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कहता है। किरचॉफ्स लॉ जंक्शन रूल इज द रिफ्लेक्ट ऑफ, क्या रिफ्लेक्ट करता है? पहला चीज कंजर्वेशन ऑफ करंट डेंसिटी ऑफ वेक्टर। नहीं, करंट डेंसिटी को नहीं बताता भैया, क्योंकि करंट डेंसिटी J इक्वल टू I/A होता है, एरिया। अगर तार मोटा पतला होगा तो वहां करंट डेंसिटी चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए ये गलत है, कंजर्वेशन ऑफ करंट डेंसिटी को नहीं बताता है। बी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बताता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बताता है। और तीसरा भी फैक्ट बेस्ड है, द फैक्ट, ठीक है, दैट मोमेंटम विद विच ए चार्ज पार्टिकल अप्रोच ए जंक्शन इज अनचेंज। मतलब जो मोमेंटम होता है वो भी यहाँ पे कंजर्व होता है, मोमेंटम अनचेंज होता है, मोमेंटम बदलता नहीं है, मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व होता है। इसका मतलब यहाँ सी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, फिर क्या है डी, द फैक्ट दैट देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट ए जंक्शन। मतलब कहने का मतलब ये उस फैक्ट पे है कि चार्ज का कोई मतलब चार्ज का कोई एक्यूमुलेशन जंक्शन पे नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत कह रहा है। यहाँ पे क्या होता है, जंक्शन पर मिलने वाले सारे करंट का अलजेब्रिक सम क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, सारे करंट का अलजेब्रिक सम क्या होता है? सिग्मा आई इक्वल टू क्या होता है? 0 हो रहा है। तो ये जो है डी वाला ऑप्शन गलत बता रहा है कि द फैक्ट दैट देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट द जंक्शन, इसको गलत बता रहा है ये। ठीक है, तो बी और सी यहाँ पे सही है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे सही है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे सही है, तो ये बी और सी दोनों यहाँ पे सही है। ठीक है भाई, तो ये 3.7 हो गया। अब 3.8 की तरफ चलते हैं। अब देखो बेटा 3.8 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चे बहुत पूछते हैं। मतलब अभी तक जो मैंने क्वेश्चन बताया है इनमें 3.8 सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं, फिर 3.10 ज्यादा पूछते हैं, फिर 3.11 ज्यादा पूछते हैं। ये 3 क्वेश्चन इन 11 क्वेश्चनों में बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चनों में कोई बहुत दिक्कत है। ठीक है, थोड़ा आराम से ध्यान से देखेंगे और करीब अप्रॉक्स आसपास का इसमें आंसर सही होता है, नियरली सही होता है। तो ये पहले ही हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, बाकी तरीके वही हैं। तो क्या कहा जा रहा है, कंसीडर ए सिंपल सर्किट। एक सिंपल सर्किट देखिए दी गई है, ध्यान दीजिएगा। एज शोन, इस तरह से स्टैंड्स फॉर ए वेरिएबल रेजिस्टेंस आर डैश। मतलब ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, आर डैश जो है वह एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। देखिए आर डैश को देख रहे हैं, आर डैश क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है। आर डैश यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस है। आर डैश कैन वेरी फ्रॉम आर नॉट टू इंफिनिटी। मतलब आर डैश की जो मिनिमम वैल्यू है, कम से कम वैल्यू जो है आर नॉट है, और ये इनफाइनाइट तक वेरी कर रहा है। आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और ये जो आर है, ये बीच वाला जो आर है, आर नॉट से भी बहुत छोटा है। मतलब इसके कम वैल्यू से भी बहुत छोटा है। इसके कम, जो सबसे इसकी कम वैल्यू आर नॉट है, इससे भी ये छोटा है, और ये आर जो है इससे भी बहुत छोटा है। तो थोड़ा सा आसपास देखा जाए, आइस पाइस खेला जाए हम लोग।
अब कहा जा रहा है, पहला ऑप्शन कहा जा रहा है कि AB के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है नियरली कांस्टेंट R डैश इज वेरिड। मतलब AB के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह कांस्टेंट है, लगभग कांस्टेंट है, एकदम पूरा एकदम चकाचक नहीं, लगभग कांस्टेंट है। अगर ये R डैश वेरी कर रहा है मतलब R नॉट से ज्यादा हो रहा है। चलिए भाई देखते हैं कैसे है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये R नॉट वेरी कर रहा, तो ये R डैश वेरी करके क्या इंफिनिटी तक भी जा सकता है। तो इंफिनिटी तक भी जा सकता है तो इसका मतलब इसमें जो करंट, ये जो करंट आई होगा वही करंट इसमें भी होगा। क्यों? अगर मान लीजिए R डैश कहां तक चला गया, इंफिनिटी तक चला गया, तो भाई अगर इनफाइनाइट तक हो जाएगा तो इसमें तो कोई करंट जाएगा नहीं। ठीक है, तो जो करंट है अगर मान लीजिए इनफाइनाइट से थोड़ा कम होगा तो हल्का फुल्का करंट जाएगा, 0.00001 एम्पियर जाएगा, इसमें हो सकता है कि जाते जाए। तो लगभग इसमें इसमें I के बराबर करंट होगा कि नहीं I के बराबर। तो ये बताइए I के बराबर करंट होगा क्या। I इक्वल टू देख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, B है। बताइए क्या ये दोनों पैरेलल में है। चलिए पैरेलल में है, R डैश अपॉन R प्लस R डैश, क्यों पैरेलल में ही तो होता है इक्विवेलेंट, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। अब ये बताइए ये दोनों जो इक्विवेलेंट है क्या इस R के साथ सीरीज में है। हाँ चलिए इस R के साथ सीरीज में है, तो ये करंट I की वैल्यू हो गई। बेटा ये बताओ यहां पर R जो है वह लेस देन R डैश है, R डैश से कम है कि नहीं। तो जब R डैश से कम होता है तो ये देखिए R डैश लगभग जो है ये लगभग किसके बराबर आएगा, R। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, R को 3 ले लेते हैं और R डैश को 100 में ले लेते हैं, तो ये देखिए कितना आएगा, 3 गुणे 100 अपॉन 3 प्लस 100, यानी 300 अपॉन 103। बताइए लगभग 3 आ रहा है कि नहीं, मतलब 3 से भी कम आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या कहने का मतलब है, अगर ये R जो है R डैश से काफी कम है, क्योंकि इसका मिनिमम मान तो R नॉट है, तो इससे अगर काफी कम है, इससे अगर बहुत कम है, तो याद रखिएगा यहां पर I इक्वल टू क्या हो गया, B अपॉन R प्लस R। ठीक है, क्योंकि R डैश अपॉन R प्लस R डैश की वैल्यू कितनी हो गई, लगभग R के बराबर हो गई। क्यों? क्योंकि R इज लेस देन R डैश। ये देखिए मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूला को बता दिया। अब दूसरी बात, ये R जो है इस R से क्या है, काफी छोटा है। देखिए R लेस देन कैपिटल R, इसका मतलब R टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई इसके कंपेरिजन में R की वैल्यू 0 होगी कि नहीं, तो जब R की वैल्यू 0 होगी तो ये बताइए I इक्वल टू क्या हो गया, B बाई R हो गया। बोलिए I इक्वल टू B बाई R हो गया कि नहीं, यानी I इक्वल टू B बाई R हो गया। बोलिए ये तो I इक्वल टू B बाई R हो गया। और अगर हम AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो I इंटू R आएगा, या B अपॉन R इंटू R, यानी R कैंसिल हो गया, क्या बचा B। यानी क्या कहने का मतलब है, ठीक है, कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस इज नियरली कांस्टेंट, तो क्या लगभग कांस्टेंट आ रहा है ना, पूरा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भी देखिए लगभग R के बराबर है, प्योर नहीं R के बराबर है। और ये देखिए R काफी छोटा है, तो लगभग ये क्या है, I इक्वल टू V बाई R है, एकदम इक्वल नहीं है, लगभग नियरली इक्वल। ये देखिएगा नियरली इक्वल है। तो अब ये बताइए I इक्वल टू V बाई R है, तो अब V बाई R यहाँ पे अगर हमने रख दिया तो R कैंसिल हो गया, तो V इक्वल टू V आ गया। यानी क्या पहला ऑप्शन से आप क्या है, परिचित हैं कि नहीं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इज नियरली कांस्टेंट, R डैश इज वेरी, मतलब AB के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा लगभग कांस्टेंट होगा अगर R डैश वेरी कर रहा है। ठीक है भाई, बी वाला क्या करा, करंट थ्रू R डैश इज नियरली ए कांस्टेंट, R डैश इज वेरी, नहीं मतलब करा करंट थ्रू R डैश इज नियरली कांस्टेंट, मतलब करा कि इसमें करंट कांस्टेंट होगा, करंट कांस्टेंट नहीं होगा। ये बताइए अगर R डैश की वैल्यू R नॉट है तो इसमें तो कुछ करंट होगा, लेकिन R डैश की वैल्यू अगर इंफिनिटी हो गई तो बताइए इसमें करंट क्या होगा, 0 होगा। भाई कोई करंट इसमें जाएगा, तो ये कह रहा करंट थ्रू R डैश इज नियरली कांस्टेंट, R डैश इज वेरी, ये गलत कह रहा है। फिर कह रहा करंट I डिपेंड्स सेंसिटिविटी ऑफ R डैश, मतलब करंट I डिपेंड्स सेंसिटिविटी ऑफ R डैश
मतलब करंट आई जो है ये सेंसिटिविटी ऑफ आर डैश पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कोई नहीं डिपेंड कर रहा है। जब ये बताइए आर जो है लेस देन आर नॉट है तो कैसा सेंसिटिविटी पे डिपेंड्स, मतलब ये भी गलत है। और फिर डी वाला ऑप्शन बोल रहा है आई इज ग्रेटर देन इक्वल देन बी अपॉन आर प्लस आर ऑलवेज। तो ये बताइए अभी हमने बताया आई इक्वल टू वी अपॉन क्या, आर डैश अपॉन आर डैश प्लस आर, ये बताया हमने। आर को लगभग 3 ले लिया और आर डैश को 100 ले लिया। जब हमने सॉल्व किया तो देखा कि ये वैल्यू 3 से भी कम आ रही है, 3 से कम आ रही है। देखिए 300 में अगर 103 से डिवाइड करेंगे तो 3 से कम आएगा कि नहीं, 300 में अगर 103 से डिवाइड करेंगे 3 से कम आएगा कि नहीं। तो उसी तरह से आर डैश अपॉन आर प्लस आर डैश जो है इसकी वैल्यू आर से कम आएगी, कैपिटल आर से, मतलब ये जो है कैपिटल आर से कम आएगा। तो बोलो भाई अगर ये वाली कंडीशन है, अगर ये वाली कंडीशन है तो याद रखिएगा आर डैश आर प्लस आर डैश क्या क्या कैपिटल आर से कम आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल आर से कम हो गया, यानी आई इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस आर। लेकिन ये वैल्यू आर जो है वो कैपिटल आर से भी कम है, मतलब कैपिटल आर से कम है ये वैल्यू, समझ रहे ना हमको, कैपिटल आर से कम है वैल्यू। तो बताइए ये वैल्यू पूरी कम होगी, तो जब ये वैल्यू पूरी कम होगी तो क्या ये वैल्यू ज्यादा आएगी कि नहीं, बोले ज्यादा आएगी कि नहीं। तो क्या आप लोग डी ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं कि नहीं कि करंट इज ग्रेटर देन इक्वल देन बी अपॉन आर प्लस आर, बिकॉज दिस आर इज लेस देन आर, मतलब आर से थोड़ा सा कम इसकी वैल्यू है। तो जब ये कम है, जब ये कम है तो ये देखिए ज्यादा होगा, जब ये कम है तो देखिए ये क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी आई इज ग्रेटर देन इक्वल देन बी अपॉन आर प्लस आर, ऑलवेज हमेशा क्या होता है, आई ज्यादा होता है। तो यहां पर ए और डी ऑप्शन सही है 3.8 में, ठीक है। अब 3.9 की तरफ चलते हैं। अब देखो बेटा 3.9 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जो इसका 3.9 क्वेश्चन है क्या कर रहा है, कर रहा था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी रो टी, मतलब रो जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, पक्का है डिपेंड करता है। आप जानते हैं किसी भी मेटल का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ता है, इस फार्मूले के अनुसार आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उसी तरह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे बढ़ता है। अब सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड मेटल्स इज द सिग्निफिकेंटली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, ठीक। करंट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कैन चेंज विद द टेम्परेचर। तो ये बताओ सबसे पहले जरा ओम्स लॉ का जो डेरिवेशन होता है वो आपको मालूम होगा, आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ ए होता है। जहां पे देखिए फार्मूला याद है, जहां पे ये क्या होता है, ये रो होता है, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो हो गया, ठीक है। और आप जानते हैं कि स्पेसिफिक देखिए रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, कान खोलकर सुन लो, रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस 4 चीजों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, बोलो मेरे साथ, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन किसी भी मटेरियल का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वह नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, कौन, रो। कौन डिपेंड करता है, रो नहीं डिपेंड करता है। तो अब ये बताओ रो की वैल्यू यहां पे क्या हो गई, यम अपॉन एन स्क्वायर टाउ हो गया। बताइए अब जरा बताइए, रो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर टेम्परेचर के अनुसार रो चेंज होगा, रो, तो भाई एन तो चेंज होगा ना। और टेम्परेचर के अनुसार अगर रो चेंज होगा तो बताइए क्या रिलैक्सेशन टाइम नहीं चेंज होगा। रिलैक्सेशन टाइम मतलब टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो अगर ये रो बदल रहा है, रो बदल रहा है तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कैन बी चेंज विद द टेम्परेचर, मतलब एन चेंज होगा। और अगर रो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है तो टाउ भी चेंज होगा। यानी पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है कि द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कैन बी चेंज विद द टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज तो रो चेंज और रो चेंज तो एन चेंज, ठीक है। फिर कह रहा है द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, उसको टाउ कहते हैं।
तो द टेम्परेचर चेंज देन रो चेंज देन रो चेंज देन टाउ चेंज, रो चेंज देन टाउ चेंज, तो इसका मतलब बी भी सही है। सी कह रहा लेंथ ऑफ मटेरियल कैन बी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, नहीं, लेंथ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ से इंडिपेंडेंट होता है, तो जब लेंथ से इंडिपेंडेंट होगा तो भैया ये गलत होगा। और मास ऑफ कैरियर कैन बी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये भी गलत है, ठीक है, मास जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं होता है, तो इसीलिए ए और बी सही है। ये आपका 3.9 हो गया। अब 3.10 पे चलते हैं। 3.10 देखिए भाई, 3.10 को देखिए, इस क्वेश्चन को भी बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं और देख के डर जाते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। जब पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पोटेंशियोमीटर में आप जानते हैं कि अगर R2/R4 इक्वल टू R1/R3 होता है, थोड़ा सा एक दो बातें समझ लीजिए तब जाके क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। पोटेंशियोमीटर यही होता है। पहला केस, अगर R1/R3 इक्वल टू R2/R4 होता है तो याद रखिएगा BB इक्वल टू BD होगा और गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगी, क्योंकि इनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। लेकिन यही अगर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, थोड़ा सा पोटेंशियोमीटर हम पढ़ा रहे हैं, हमने कहा था वो उसके अगल बगल की थ्योरी पढ़ाएंगे, तब जाके उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखिएगा आपको फटाफट समझ में आएगा, फिर आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है और R1/R3 का रेशियो ग्रेटर देन R2/R4 होता है, मतलब इस आर्म का रेशियो इस आर्म के रेशियो से ज्यादा होता है बेटा, तो ये आर्म का रेशियो का इस रेजिस्टेंस के रेशियो अगर इससे ज्यादा है, याद रखना BB इज ग्रेटर देन BD होता है, यानी BB इज ग्रेटर देन क्या होगा, BD होगा। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहा हूं, अगर इस आर्म का रेशियो इस आर्म के रेशियो से ज्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस के रेशियो से ज्यादा है, तो याद रखिएगा BB इज ग्रेटर देन BD होता है। और करंट का डायरेक्शन कैसे फ्लो करता है, B to D, करंट कैसे फ्लो करती है, B to D, करंट कैसे फ्लो करेगी, B to D। लेकिन यही अगर क्या होता है, R1/R3 लेस देन R2/R4 होता है, देखिए लेस देन R2/R4 होता है, तो याद रखना BB इज लेस देन BD होगा, यानी B का पोटेंशियल डिफरेंस D से कम, और करंट का डायरेक्शन जो होगा वो D से लेकर क्या होगा, B होगा। ये कहां से आया, किरचॉफ्स लॉ से आया। जब हमने उसको डिराइव किया, एक तरह से शॉर्टकट बच्चे इसको याद करते हैं, आप लोग भी याद किए रहिएगा कि इसी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में वन द दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, देन इसका पोटेंशियल आपस में बराबर होगा, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, सो देयर इज नो करंट। लेकिन अगर रेजिस्टेंस का रेशियो इसके रेजिस्टेंस का रेशियो इसके रेशियो से ज्यादा है, R1/R3 इज ग्रेटर देन R2/R4, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, BB इज ग्रेटर देन B2, और करंट का डायरेक्शन B से D होता है। और अगर R1/R3 लेस देन होता है R2/4 से, तो D ज्यादा होता है B से, और करंट का डायरेक्शन D से लेकर क्या होता है, B होता है। फिर उसके बाद याद रखिए, इसमें एक दो बात और याद किया जाता है, जैसे सेल्फ इंडक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम सबसे पहले सेल की को दबाते हैं, तब जाके हम गैल्वेनोमीटर की को दबाते हैं। जैसे अगर हम सेल की को प्रेस कर देंगे हम, तो सर्किट में करंट कांस्टेंट हो जाएगी, और जब सर्किट में करंट कांस्टेंट हो जाएगी तो गैल्वेनोमीटर में क्या है, इंड्यूस्ड करंट नहीं होगी, गैल्वेनोमीटर में कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं होगी, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई इंड्यूस्ड करंट उस समय नहीं होगी, जिसके कारण डिफ्लेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो टू अवॉइड सेल्फ इंडक्शन, फर्स्ट प्रेस सेल की, देन गैल्वेनोमीटर की। तीसरी बात क्या होता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, सेल और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर देते हैं, सेल और गैल्वेनोमीटर को अगर इंटरचेंज कर देते हैं, देयर इज द नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर सेल और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब गैल्वेनोमीटर की जगह सेल आ जाए और इसकी जगह इन दोनों पॉइंटों के बीच में गैल्वेनोमीटर आ जाए, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होता है, सबसे ज्यादा ये ट्रू रिजल्ट कब देता है, जब ये चारों आर्म क्या होते हैं, चारों आर्म सेम ऑर्डर के होते हैं। मतलब अगर R1, R2, R3, R4 अगर सेम ऑर्डर का होता है, तो ये जो होता है वो बेस्ट रिजल्ट देता है, मतलब उसमें कोई एक्यूरेसी नहीं होती है, उस समय व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होती है।
तो हमारे 4-5 पॉइंट जो है हमने बताया, हमने सुन लिया होगा। ठीक है, अगर सारे रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के होते हैं तो वह क्या करता है भैया, मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देता है। याद रखिएगा, इस आर्म का रेशियो अगर इस आर्म के रेशियो से ज्यादा हो तो करंट का डायरेक्शन बी से डी होगा। इसके रेजिस्टेंस का रेशियो इसके रेजिस्टेंस का रेशियो ज्यादा हो तो करंट का डायरेक्शन डी से बी होगा। सेल्फ इंडक्शन प्रोवाइड करने के लिए पहले सेल की दबाते हैं, तब इसको दबाते हैं। अगर सेल और गैलोमीटर को इंटरचेंज कर दिया जाए, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। अगर इतना जानते हैं तो क्वेश्चन में आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन करा कि द मेजरमेंट ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस आर, ये जो रेजिस्टेंस है इसको हमको मेजर करना है, ये अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, टू बी कैरिड आउट यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज, टू स्टूडेंट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। दो छात्र हैं जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। पहला छात्र है R1 को 5 ओम ले रहा है और R2 को 10 ओम ले रहा है और R3 5 ओम लिया है। दूसरा छात्र है R1 को 500 ओम लिया है, R2 को 1000 ओम लिया है। फिर कह रहा है कि जब R निकल रहा है तो R2 अपॉन R1 इंटू R3 इक्वल टू 10 ओम विथ इन एरर आ रहा है। तो फिर कह रहा है कि द एरर ऑफ द मेजरमेंट टू डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी विथ विच R2 एंड R1 कैन बी मेजर। फिर बी कह रहा है कि एरर्स ऑफ द मेजरमेंट टू डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी विथ R2 एंड R1 कैन बी मेजर। थोड़ा सा दोनों ऑप्शन एक ही हो गया, एक मिनट। देखिए दोनों ऑप्शन एक हो गया था, दोनों ऑप्शन अलग अलग है। द एरर्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टू स्टूडेंट आर सेम, कह रहा है कि कोई एरर्स नहीं है, दोनों का एरर समान होगा। फिर बी कह रहा है कि द एरर्स ऑफ द मेजरमेंट टू डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी विद द R2 एंड R1 कैन बी मेजर। तो सबसे पहली चीज, आपने पहला चैप्टर यूनिट डायमेंशन पढ़ा होगा। अगर यूनिट डायमेंशन पढ़ा होगा तो उसमें एरर पढ़ा होगा। 5 में, 500 में, 1000 में, 300 में। आप जानते हैं कि इन सब में एरर क्या होता है, इंडिविजुअल एरर सब में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक्यूरेसी अलग होती है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए पहला बच्चा अगर मेजर करेगा तो R इक्वल टू क्या, R इक्वल टू R2, पहला स्टूडेंट फर्स्ट स्टूडेंट अगर मेजर करेगा तो R इक्वल टू क्या आएगा, R इक्वल टू R2 कितना है 10, R1 कितना है 5 और R3 कितना है ये 5। दूसरा स्टूडेंट अगर मेजर करेगा तो R इक्वल टू क्या होगा, R2 कितना होगा 1000 अपॉन R1 कितना होगा 500 और इनटू ये क्या हो जाएगा 5। अब देखिए अगर आप सिंपल एक अगर 6, 7, 8 का बच्चा होगा अगर इसको सॉल्व करेगा तो कहेगा कि सर इसको सॉल्व करने पे 10 आ रहा है, इसको भी सॉल्व करने पे 10 आ रहा है। लेकिन जो क्लास 11 का स्टूडेंट होगा और यूनिट डायमेंशन और एरर पढ़ा होगा वह कहेगा कि अरे 10 और 5 में इंडिविजुअल एरर कुछ और होगा और 1000 और 500 में इंडिविजुअल एरर कुछ और होगा। बोलो गलती होगी कि नहीं, अलग अलग बोलो भाई, याद है ना। उस चीज को हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, नहीं तो समय ज्यादा लगेगा। उसको आप जाके देखिएगा फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। 10 और 5 में पॉसिबल एरर कुछ और होगा और 1000 और 500 में पॉसिबल एरर क्या है, कुछ और होंगे। तो अब यहां पर अगर जब एक्यूरेट जब मेजर किया जाएगा, करेक्ट जब मेजर किया जाएगा तो आखिरकार वो एरर भी तो आएगा। तो ये बताइए इन दोनों का एरर भी यहां पे कैलकुलेट किया जाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों की वैल्यू यानी दोनों स्टूडेंट का मेजरमेंट जो है वो अलग अलग आएगा, समान नहीं आएगा। तो इसी कारण यहां पर क्या है, ये वाला ऑप्शन सही है कि द एरर्स ऑफ द मेजरमेंट टू डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी विथ R2 एंड R1 कैन बी मेजर। मतलब R2 और R1 के एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करता है, R2 और R1 के एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, आप समझ रहे हो। तो R2 और R1 के एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है, ए वाला गलत है। सी वाला कह रहा है कि द स्टूडेंट यूज लार्ज वैल्यू ऑफ R2 एंड R1 द करंट थ्रू द आर्म्स फीबल। मतलब कह रहा है कि अगर स्टूडेंट्स यूज लार्ज वैल्यू ऑफ R2 एंड R1 द करंट थ्रू द आर्म्स फीबल, मतलब कमजोर हो जाएगी। दिस विल मेक एक्यूरेट डिटरमिनेशन ऑफ नल पॉइंट मोर डिफिकल्ट। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर हम R2 की वैल्यू ज्यादा लेते हैं तो करंट कमजोर हो जाएगी और नल पॉइंट डिटरमाइन करने में हमको कष्ट होगा। तो ये तो सही बात है भैया। अभी मैंने आपको क्या बताया है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव कब होगा, जब सारे रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के हों।
अगर ये सारे रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के हों तो इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, मतलब इस करेक्ट ये क्या होता है, सबसे ज्यादा मेजर करता है, मोर एक्यूरेट होता है ये। तो अगर मान लीजिए किसी का आप रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, लार्ज वैल्यू का यूज करेंगे, तो करंट थ्रू द आर्म्स फीबल, यानी करंट कमजोर हो जाएगी। और इसका मतलब क्या है, दिस विल मेक, ठीक है, एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ नल पॉइंट मोर डिफिकल्ट, मतलब नल पॉइंट का डिटर्मिनेशन क्या है, बहुत कठिन हो जाएगा। यानी एकदम सही कह रहा है, सही कह रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर मतलब ये सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज ये कब मोस्ट सेंसिटिव होगा, जब सारे रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के होंगे। अगर कोई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसका मतलब हमको नल पॉइंट मेजर करने में दिक्कत होगी। यानी सी पॉइंट सही बोल रहा है। डी क्या कर रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज ए वेरी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट एंड हैज नो एरर्स ऑफ मेजरमेंट। अरे भगवान नहीं है ना, एकदम मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट करेगा। अरे कुछ न कुछ गलती होगी ना, इन मानव के द्वारा निर्मित है, मानव के द्वारा निर्मित है, अर्थात मानव ही है, तो जरूर कुछ न कुछ गलती होगी। तो इसीलिए व्हीटस्टोन ब्रिज वेरी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, हैज नो एरर, इसके अंदर भी एरर होता है, ठीक है। तो इसीलिए डी वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। तो समझ में आया भाई 3.10। अब इसी पे 3.11 भी है जो मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो 3.11 को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन मैथमेटिकल क्वेश्चन बने हैं, जब आप लगाएंगे तो देखेंगे ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीटर ब्रिज दिया है, ये देखिए मीटर ब्रिज में आर दिया है, यस दिया है, ये पी दिया है और ये क्यू दिया है। और ये बेटा ये सोर्स सेल दिया है, क्या दिया है, ये सोर्स सेल दिया है मीटर ब्रिज में। ये देखिए सोर्स सेल करा, मीटर ब्रिज कैन हैव नो अदर न्यूट्रल पॉइंट फॉर दिस सेट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर यही सेट है, तो ये सेट है, तो ये बताओ इस सेट में क्या होगा। मतलब अगर हम पहले ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो इस सेट में क्या होगा, इस सेट में P अपॉन Q इक्वल टू R बाई S होगा। तो ये बताइए जब P अपॉन Q इक्वल टू R बाई S होगा, ना हम P को चेंज कर रहे हैं, ना Q को चेंज कर रहे हैं, ना हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो क्या न्यूट्रल पॉइंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका मतलब मीटर ब्रिज कैन हैव नो अदर न्यूट्रल पॉइंट फॉर दिस सेट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब इस रेजिस्टेंस के सेट के लिए कोई दूसरा न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा। ये एकदम सही कहा है, बहुत ही सही कहा है। अब देखिए क्या कर रहा है, करा जॉकी शिफ्ट लेफ्ट, इस जॉकी को अगर लेफ्ट शिफ्ट कर दिया जाए भाई, अब आप देखें ना, ये लेफ्ट आपका होगा, ये राइट होगा। करंट फ्लो फ्रॉम बी टू डी, मतलब अगर इधर शिफ्ट कर दिया जाए तो करंट फ्लो फ्रॉम बी टू डी। चलिए भाई देख लेते हैं। तो अभी इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज में बताया था, अगर ये बताओ इसको इधर शिफ्ट कर दिया जाएगा, इधर शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो ये बताइए क्या इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाएगी कि नहीं। बोलिए भाई सही बोलिए, क्या इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाएगी कि नहीं। भाई बी लेस देन क्यू हो जाएगा ना, यानी बी वाले ऑप्शन की बात करते हैं। अगर हम बी वाले ऑप्शन की बात करते हैं, अगर जॉकी को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया जा रहा है तो P लेस देन Q हो जा रहा है, मतलब P घट जा रहा है, P घट जा रहा है, तो P घट जा रहा है, तो घट जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, P बाई क्यू लेस देन R बाई S होगा। अब बताइए, अभी इसके पहले वाले चैप्टर में बताया था अगर P बाई क्यू लेस देन R बाई S होगा, मतलब ये R का रेशियो अगर R बाई S से कम होगा, तो वो इसका मतलब B क्या होगा, BB का पोटेंशियल जो होगा ग्रेटर देन BD होगा। बोलो भाई, ये तो बताया था, इससे पहले वाले में बताया था ना, B का पोटेंशियल, तो क्या करंट का डायरेक्शन B से D होगा कि नहीं, B से D होगा करंट का डायरेक्शन। तो क्या ये सही बोल रहा है कि नहीं, यानी B सही बोल रहा है। C क्या कर रहा है, C कह रहा है कि अगर इसको राइट शिफ्ट कर दिया जाए, बताइए अगर इसको राइट शिफ्ट कर दिया जाए, ये बताइए अगर इसको राइट शिफ्ट कर दिया जाएगा, ये देखिए इसको राइट शिफ्ट कर दिया गया, इसके पहले वाले में क्या था, लेफ्ट शिफ्ट किया गया था, ये देखिए लेफ्ट शिफ्ट किया गया था। तो अगर इसको राइट शिफ्ट किया जाएगा, बताइए इसको राइट शिफ्ट किया गया, तो उस दशा में क्या होगा, यानी सी वाला क्या है, यानी P बाई क्यू का रेशियो R बाई S से ज्यादा होगा, यानी BD इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, BB हो जाएगा, और करंट का डायरेक्शन D से B हो जाएगा। बोलो भाई, इसके पहले वाले बताया ना, यानी तब अगर इसको राइट शिफ्ट कर दिया जाएगा तो P बाई क्यू इज ग्रेटर देन R बाई S हो जाएगा, यानी BD इज ग्रेटर देन BB हो जाएगा, और करंट का डायरेक्शन D से B हो जाएगा। यही आपका C पॉइंट में कर रहा है। फिर कह रहा है इफ द R इंक्रीजेज न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट लेफ्ट, न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट लेफ्ट,
तो ये बताओ बेटा, अगर R की वैल्यू बढ़ेगी, R की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। तो अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो नल स्टेट का मतलब क्या, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, और अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो V इक्वल टू IR होता है, इसका मतलब इसका P बढ़ेगा, P बढ़ेगा, और P बढ़ेगा तो ये लेफ्ट थोड़ी शिफ्ट होगा, P बढ़ेगा तो ये राइट शिफ्ट होगा। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर R को इंक्रीज किया जाएगा तो न्यूट्रल पॉइंट लेफ्ट नहीं शिफ्ट होगा, न्यूट्रल पॉइंट राइट शिफ्ट होगा, याद रखिएगा। मतलब क्या कहने का मतलब है, ये कहने का मतलब है जी वाला, R इंक्रीज करेगा, देखिएगा अगर R इंक्रीज करेगा, देखिए R इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या, P भी इंक्रीज करेगा, और जब P इंक्रीज करेगा तो जॉकी को हम राइट शिफ्ट करेंगे, इसका मतलब हम जॉकी को इधर राइट, इधर शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए लेफ्ट नहीं शिफ्ट करेंगे, किधर शिफ्ट करेंगे, ये आपका डी वाला जो गलत है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने एनसीईआरटी के जो 11 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, जो महा इंपॉर्टेंट हैं, उसको मैंने सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, अब बेटा क्या है, मॉर्निंग में मेरी क्या है लाइव क्लास यूट्यूब पे चलेगी 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, तब तक कब तक, ठीक है, जब तक आपका क्या है एग्जामिनेशन रहेगा, मतलब 25 जुलाई तक। तो उसमें मैं मॉडर्न फिजिक्स पहले शुरू करूंगा और उसी तरह से धीरे धीरे मैं क्या है उसको रिपीट करता है, लाइव क्लास रहेगी। तो भाई जो हमारे कोचिंग के इंस्टीट्यूट हैं, जो गुरुकुल पाठशाला के स्टूडेंट हैं, उनको लिंक व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा और वह लोग उस लिंक को ठीक है ऑन करेंगे। 6 बजने में 5 मिनट कम रहेगा मॉर्निंग में, तभी आ जाइएगा। 6 बजे तक आपको लिंक पहुंच जाएगा व्हाट्सएप पे, और जब लिंक पहुंच जाएगा तो उसको आप ऑन करेंगे, फिर इधर उधर भी अपने दोस्तों में चाहे तो वो लिंक शेयर कर सकते हैं। जब आप उसको ऑन करेंगे तो हमारी लाइव क्लास देख सकते हैं। शुरुआत में 1-2 लेक्चर जो होगा वह क्या है, मैं पूरा उसको क्या है डाउनलोड कर दूंगा, बाद में याद रखिए जब लाइव आएंगे तभी दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा।